मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है, कभी इस गहरे सन्नाटे में अपने भीतर झांक कर देखा है कि जिस क्षण तुम सृजन के शिखर पर होते हो, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम जीवन का सबसे बड़ा सुख भोग रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम मृत्यु के सबसे करीब भी खड़े होते हो। तुम्हें लगता है कि यह महज एक शारीरिक क्रिया है, तुम्हें लगता है कि यह शरीर की एक जरूरत है जिसे पूरा करके तुम हल्का महसूस करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम राहत कहते हो, जिसे तुम कुछ पलों का मजा कहते हो, वो दरअसल तुम्हारे अपने ही अस्तित्व का, तुम्हारे अपने ही मस्तिष्क का, तुम्हारे अपने ही भेजे का निचोड़ कर बाहर फेंक दिया जाना है। आज मैं तुमसे उस विज्ञान की बात करने जा रहा हूँ जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी अभी पूरी तरह से नहीं उतरा है, लेकिन तुम्हारे दृश्यों ने, तुम्हारे मनुष्यों ने हजारों साल पहले अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देख लिया था। विज्ञान आज हैरान है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र आज स्तब्ध खड़ा है, एक ऐसे तथ्य के सामने जिसे झूठ लाया नहीं जा सकता। और वो तथ्य ये है कि तुम्हारे शरीर की वो सफेद ऊर्जा, वो बीज जिसे तुम इतनी आसानी से नालियों में बहा देते हो, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर बहने वाला वो पवित्र पानी, वो द्रव, उन दोनों का रासायनिक ढांचा, उन दोनों की बनावट, उन दोनों का स्वभाव एक जैसा क्यों है? प्रकृति कभी कोई संयोग नहीं करती, प्रकृति व्यर्थ के खेल नहीं खेलती। अगर उसने वीर्य को और मस्तिष्क के उस द्रव को एक जैसा बनाया है, तो उसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो अगर तुम्हारी समझ में आ गया, तो तुम इंसान से देवता होने की यात्रा पर निकल पड़ोगे। और अगर समझ में नहीं आया, तो तुम महज एक मशीन बनकर रह जाओगे। एक ऐसी मशीन जो भोजन को गोबर में बदलने के अलावा और कुछ नहीं करती। जरा सोचो, तुम्हारे मस्तिष्क को प्रकृति ने सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखा है, खोपड़ी की मजबूत हड्डियों के नीचे, और वहां भी वो सूखा नहीं रखा गया है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मस्तिष्क एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ में, एक विशेष प्रकार के पानी में तैर रहा है। विज्ञान इसे अपनी भाषा में कुछ भी कहे, लेकिन योग की भाषा में ये वही सोमरस है, ये वही ऊर्जा है जो अगर नीचे बहे तो जीवन का जन्म देती है, और अगर ऊपर चढ़े तो तुम्हें नया जन्म देती है। समस्या ये है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारे भीतर खजाना कहाँ है। तुम भिखारी की तरह बाहर कटोरा लेकर सुख मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर ही वो रसायन बन रहा है जो तुम्हें सम्राट बना सकता है। आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। आज हम शरीर के उस रसायन शास्त्र में उतरेंगे जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो होश में जीना चाहता है। तुम जिसे काम वासना कहते हो, तुम जिसे सेक्स कहते हो, वो सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, वो तुम्हारे शरीर की पूरी मशीनरी का, तुम्हारे रोए रोए की मेहनत का परिणाम है। कभी तुमने सोचा है कि जो भोजन तुम करते हो उसका होता क्या है? तुम खाना खाते हो, शरीर उसे पचाता है, वो भोजन पहले रस बनता है, फिर उस रस से रक्त बनता है, खून बनता है, उस खून को शरीर और पकाता है और तपाता है, तब जाकर मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है, मेद बनता है, हड्डियां बनती है। और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब शरीर अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी अग्नि लगा देता है, तब अंत में सबसे आखिर में जो सार तत्व निकलता है, जो इस पूरे शरीर का निचोड़ है, वो वीर्य बनता है। ये एक दिन की कमाई नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं और तुम्हारे आयुर्वेद के ग्रंथ भी यही कहते हैं कि भोजन को वीर्य बनने में महीनों का समय लगता है। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे एक किसान गन्ने के खेत में खड़ा है, हजारों गन्ने हैं, वो उन सबको काटता है, उन्हें कोल्हू में डालता है, उन हजारों गन्नों को पेर कर जो रस निकलता है, वो अभी भी बहुत पानी जैसा है। फिर वो उसे कढ़ाई में चढ़ाता है, उसे घंटों तक आग पर तपाता है, सारा पानी जल जाता है, तब जाकर नीचे थोड़ा सा गुड़ या शक्कर बचती है। वीर्य तुम्हारे शरीर की वही शक्कर है, वही अंतिम सार है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस सार को, जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर के एक एक सेल ने, एक एक कोशिका ने काम किया, तुम उसे एक पल के झटके में एक छोटी सी सेरन के लिए बाहर फेंक देते हो। और जब तुम उसे फेंक देते हो, तो तुम कहते हो मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। ये हल्कापन नहीं है, ये खालीपन है, ये दिवालियापन है। तुमने अपनी तिजोरी खाली कर दी और तुम्हें लग रहा है कि बोझ उतर गया। बोझ नहीं उतरा, तुम अपनी शक्ति खो बैठे। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी होगी, और इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो मोड़ है जहाँ आदमी चूक जाता है। तुम्हारे वीर्य में और तुम्हारे नर्वस सिस्टम में, तुम्हारे स्नायु तंत्र में एक गहरा संबंध है।
आधुनिक विज्ञान ने जब वीर्य का विश्लेषण किया, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा कि इसमें क्या है, तो उन्हें वही तत्व मिले जो तुम्हारे दिमाग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेसिथिन, फास्फोरस और बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्रोटीन जो केवल और केवल मस्तिष्क के निर्माण में काम आते हैं। लेसिथिन और फास्फोरस, ये दो नाम याद रखना। ये वे तत्व हैं जो तुम्हारी नसों के तार हैं। जैसे बिजली के तार में तांबा होता है, वैसे ही तुम्हारी नसों में, जिससे तुम सोचते हो, जिससे तुम महसूस करते हो, जिससे तुम्हारी याददाश्त बनती है, वो सब इन्हीं तत्वों से बना है। अब गणित बिल्कुल सीधा है और बड़ा क्रूर है। शरीर के पास फास्फोरस का भंडार सीमित है। तुम जो खाते हो उससे शरीर थोड़ा सा फास्फोरस निकालता है। अब शरीर के सामने दो रास्ते हैं। या तो वो उस फास्फोरस को, उस कीमती रसायन को तुम्हारे दिमाग को दे दे ताकि तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र हो, तुम्हारी याददाश्त तेज हो, तुम्हारे चेहरे पर एक ओज हो, एक तेज हो, या फिर वो उस फास्फोरस को इकट्ठा करके वीर्य के रूप में नीचे बहा दे। ज्यादातर लोग, 99% लोग दूसरे रास्ते पर हैं। वे अपने दिमाग का भोजन अपनी जननेंद्रियों से बाहर फेंक रहे हैं। इसीलिए तुम पाओगे कि जैसे जैसे व्यक्ति काम वासना में ज्यादा लिप्त होता जाता है, उसकी बुद्धि मोटी होती जाती है, उसे चीजें याद नहीं रहती, उसके भीतर एक धुंध छा जाती है। आज की युवा पीढ़ी जिस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रही है वो है ब्रेन फॉग, दिमाग में कोहरा। सब कुछ धुंधला है, निर्णय नहीं ले पाते, आत्मविश्वास की कमी, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि जिस इंजन को पेट्रोल चाहिए था, तुमने उसका पेट्रोल तो जमीन पर गिरा दिया। अब तुम धक्के मार रहे हो, तुम्हारा दिमाग सूखा पड़ा है। जिस द्रव में, जिस तरल में तुम्हारे मस्तिष्क को तैरना चाहिए था, वो स्तर नीचे गिर गया है। इसे ऐसे समझो कि एक तालाब था जिसमें कमल खिले थे। तुमने तालाब का पानी नाली खोलकर बहा दिया। अब पानी नहीं है तो कमल तो मुरझाएंगे ही, कमल तो सड़ेंगे ही। तुम्हारा दिमाग आज उसी सूखे तालाब की तरह हो गया है। तुम शिकायत करते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम शिकायत करते हो कि ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगेगा कैसे? ध्यान के लिए ऊर्जा चाहिए। ध्यान कोई थोथी बात नहीं है। ध्यान के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह चाहिए जो ऊपर की तरफ जाए, और तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं बची। तुम तो रोज अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर देते हो और फिर तुम उम्मीद करते हो कि बल्ब जलेगा। बल्ब नहीं जल सकता। प्रकृति का नियम बड़ा निष्ठुर है, वो तुम्हें नहीं रोकेगी। अगर तुम गड्ढे में गिरना चाहते हो तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें नीचे खींचने के लिए तैयार है। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ये उसका स्वभाव है। वीर्य भी, ऊर्जा भी हमेशा नीचे की तरफ बहना चाहती है, क्योंकि वहां ढलान है, वहां जाना आसान है। बच्चे पैदा कर लेना बहुत आसान है, काम वासना में बह जाना बहुत आसान है। जानवर भी यही कर रहे हैं, पशु पक्षी भी यही कर रहे हैं, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ जाना होगा, तुम्हें पानी को ऊपर चढ़ाना होगा। और यही वो विज्ञान है जो इंसान को जानवर से अलग करता है। जरा अपने शरीर की व्यवस्था को देखो। रीढ़ की हड्डी तुम्हारे शरीर का मेरुदंड। ये सिर्फ हड्डियों की एक माला नहीं है जो तुम्हें सीधा खड़ा रखती है, ये एक सीढ़ी है। ये पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है, और इस सीढ़ी के भीतर एक रास्ता है, एक बहुत बारीक नाली है जिससे होकर ऊर्जा ऊपर जा सकती है। जब वीर्य शरीर में बनता है और उसका उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए नहीं किया जाता तो शरीर क्या करता है? क्या वो उसे सड़ा देता है? नहीं। अगर शरीर स्वस्थ है और ऊर्जा का प्रवाह सही है तो एक चमत्कार घटित होता है। उसे ही योग में ऊर्ध्वता होना कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस चमत्कार की बात करें, तुम्हें अपनी बीमारी को और गहराई से समझना होगा। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो अक्सर सिर्फ हवस होती है, और हवस का मतलब है दूसरे का उपयोग करके अपने भीतर की खांच खुजा लेना। जब वीर्य का स्खलन होता है, जब वो ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है, तो शरीर को एक झटका लगता है। तुमने महसूस किया होगा, उस क्रिया के बाद एक गहरी उदासी छा जाती है। लैटिन में एक कहावत है, हर जीव सहवास के बाद उदास होता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन का एक अंश खो दिया। तुमने अपनी मृत्यु को थोड़ा करीब बुला लिया। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु, धारणात बिंदु का गिरना, वीर्य का गिरना मृत्यु है। और बिंदु को धारण कर लेना, उसे ऊपर उठा लेना ही जीवन है। ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। मैं तुम्हें कोई नैतिकता नहीं सिखा रहा।
मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ये पाप है। पाप, पुण्य की भाषा मैं नहीं बोलता, मैं विज्ञान की भाषा बोलता हूँ। मैं कारण और परिणाम की भाषा बोलता हूँ। अगर तुम हाथ आग में डालोगे तो हाथ जलेगा। ये पाप नहीं है, ये विज्ञान है। उसी तरह अगर तुम अपनी जीवन ऊर्जा को, अपने व्हाइट ब्लड को, अपने सफेद रक्त को, क्योंकि वीर्य और कुछ नहीं, तुम्हारा सफेद खून है, अगर तुम उसे यूं ही बहाते रहोगे तो तुम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से कंगाल हो जाओगे। तुम्हारे भीतर जो चिड़चिड़ापन है, जो बात 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 पर गुस्सा आता है, वो और कुछ नहीं, तुम्हारे नर्वस सिस्टम की कमजोरी है। तुम्हारी नसें कमजोर हो गई, क्योंकि उनका भोजन, वो लेस्थिन और फास्फोरस जो उन्हें चिकनाई देता था, जो उन्हें ताकत देता था, वो तो तुम बहा है। अब सूखी नसें आपस में रगड़ खा रही हैं। जैसे मशीन में तेल ना हो तो वो आवाज करती है, गर्म हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग गर्म हो रहा है। तुम डिप्रेशन की बात करते हो। डिप्रेशन क्या है? ऊर्जा का निम्न स्तर पर होना। जब तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं है तो तुम उत्साह कहाँ से लाओगे? उत्साह के लिए, उमंग के लिए भीतर एक भरा पूरापन चाहिए। एक योगी की आंखों में देखो, एक ऐसे व्यक्ति की आंखों में देखो जिसने अपनी ऊर्जा को संभाला है। उसकी आंखें तुम्हें चुंबक की तरह खींचेंगी। उसके पास बैठना तुम्हें अच्छा लगेगा। वो कुछ ना भी बोले तो भी उसकी मौजूदगी में तुम्हें शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बायो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट, उसकी जैव विद्युत का परिपथ पूरा हो गया है। उसका बल्ब पूरी रोशनी से जल रहा है और तुम्हारा बल्ब टिमटिमा रहा है। कभी जलता है, कभी बुझता है, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है। ये जो रीढ़ की हड्डी का पानी है, जिसे डॉक्टर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ये वही कच्चा माल है जिससे तुम्हारा दिमाग काम करता है, और वीर्य इसी का सघन रूप है। जब तुम वीर्य बचाते हो तो शरीर उसे वापस सोख लेता है। इसे रिजॉर्प्शन कहते हैं। वो वापस खून में मिलता है, लेकिन अब वो साधारण खून नहीं रहता। अब वो ओजस बन जाता है। वो एक सूक्ष्म ऊर्जा बन जाती है जो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारे पीनियल ग्लैंड को, तुम्हारी तीसरी आंख को पोषण देती है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज आदमी डर में जी रहा है। उसे लगता है कि अगर उसने सेक्स नहीं किया तो उसे कोई बीमारी हो जाएगी। उसे लगता है कि वीर्य अगर बाहर नहीं निकला तो वो दिमाग में चढ़ जाएगा और पागल कर देगा। ये सब भ्रांतियां जो उन लोगों ने फैलाई हैं जो तुम्हें कमजोर रखना चाहते हैं। बाजार चाहता है कि तुम कमजोर रहो, क्योंकि तुम कमजोर रहोगे तो तुम उनकी दवाइयां खरीदोगे, तुम उनके मनोरंजन के साधन खरीदोगे, तुम पोर्नोग्राफी खरीदोगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक ऊर्जावान व्यक्ति बाजार का गुलाम नहीं होता, वो अपना मालिक खुद होता है। तुम्हें समझना होगा कि ये शरीर एक अद्भुत यंत्र है। इसमें रूपांतरण की क्षमता है। कोयला ही हीरा बनता है। कोयले और हीरे में रासायनिक रूप से कोई फर्क नहीं है, दोनों कार्बन है। बस फर्क इतना है कि कोयला कच्चा है और हीरा वो है जो बहुत दबाव और बहुत ताप में पक गया है। वीर्य तुम्हारा कोयला है। अगर ये नीचे गिर गया तो ये कोयला बनकर रह जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन अगर ये तप की आग में, जागरूकता की आग में तप गया और रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ गया तो यही हीरा बन जाता है, यही अमृत बन जाता है। पुराने जमाने में दृश्यों ने इसे अमृत कहा। उन्होंने कहा कि सिर के भीतर तालू के ऊपर से अमृत टपकता है। लोग समझते हैं कि ये कोई कविता है। ये कविता नहीं है, ये शरीर क्रिया विज्ञान का एक तथ्य है। जब तुम्हारी यौन ऊर्जा पूरी तरह से मस्तिष्क में पहुंच जाती है तो वहां की ग्रंथियां एक विशेष प्रकार का स्राव करती हैं। वो स्राव इतना आनंददायक होता है, इतना नशीला होता है कि उसके सामने शराब, ड्रग्स या सेक्स का सुख फीका पड़ जाता है। उसे ही संतों ने राम रस कहा है, उसे ही अमृत कहा है, और तुम उस अमृत के सागर के किनारे प्यासे मर रहे हो। तुमने अपने ही हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और मजे की बात यह है कि तुम कुल्हाड़ी मारने को ही जीवन का आनंद समझ रहे हो। जब तक तुम इस बुनियादी भूल को नहीं सुधारोगे, तब तक कोई ध्यान, कोई पूजा, कोई प्रार्थना काम नहीं आने वाली, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए भी होश चाहिए, और होश के लिए ऊर्जा चाहिए। मेरी बात को गौर से समझना। मैं तुम्हें सेक्स विरोधी नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें सेक्स से ऊपर उठने की बात कह रहा हूँ। और ऊपर वही उठ सकता है जिसके पास सीढ़ी हो। तुमने अपनी सीढ़ी जला दी है तापने के लिए। अब तुम खड़े होकर रो रहे हो कि मैं ऊपर कैसे जाऊं। ये जो तुम्हारे भीतर घबराहट है, ये जो आत्मविश्वास की कमी है, ये जो तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते, इसका कारण मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसका कारण जीव वैज्ञानिक है। तुम्हारी जड़ें सूख गई। एक पेड़ जिसकी जड़ों में पानी ना हो,